नमस्कार, मैं हूं कपिल और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। हम बात करें उत्तर प्रदेश की, जहां पर सियासी राजनीति लगातार गर्माती नजर आ रही है। अखिलेश यादव पहुंचे थे गाजीपुर और यहां पर उन्होंने योगी सरकार और मोदी पर हमला बोला है। बजट को लेकर उन्होंने सबसे पहले कहा कि ये विदाई वाला बजट है, क्योंकि इस बजट में जनता के लिए कुछ भी नहीं है। और लगातार अगर बात करी जाए तो बजट के ऊपर न सिर्फ अखिलेश यादव बल्कि मायावती और ममता बनर्जी जैसे तमाम बड़े नेता हमला जो है वो लगातार बोलते हुए नजर आ रहे थे। हालांकि काफी दिन बजट को आए हुए हो चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके अखिलेश यादव हमला करना नहीं रोक रहे हैं। दूसरी तरफ उन्होंने ये कहा कि योगी के जो परिवार के लोग हैं वो पहले मठ में हुआ करते थे और इसी वजह से योगी जो है वो कहीं ना कहीं मठ में आ पाए। अगर उनके परिवार के लोग मठ में ना होते तो योगी कभी मठ के परिवार का हिस्सा ना बन पाते। तो इस तरीके के बड़े बोल यहां पर अखिलेश यादव बोलते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि परिवारवाद का आरोप हम पर लगता है, लेकिन मठ का जो परिवारवाद है उसको भी कहीं ना कहीं आगे बढ़ाते हुए योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। तो जिस तरीके से चुनाव से पहले अब कहीं ना कहीं धर्म और मठ की राजनीति गहराती चली जा रही है, और खास तौर पर अगर राहुल गांधी की बात करी जाए तो उन्होंने योगी के धर्म को लेकर और बाकी तमाम चीजों को लेकर हमला बोला था। हालांकि हम लगातार ये देखते हैं कि धर्म की राजनीति जब भी होती है तब कहीं ना कहीं बीजेपी ज्यादा मुखर नजर आती है, क्योंकि अगर हिंदुत्व की बात करी जाए तो सबसे ज्यादा अगर कोई लगातार इस बारे में राजनीति करता आया है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। और राम मंदिर जिस तरीके से कहा जा रहा है कि साल 2024 तक चुनाव से पहले तैयार हो जाएगा, वो कहीं ना कहीं तमाम सियासी पार्टियों के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है। लेकिन अखिलेश यादव ने क्या कहा है, खुद सुनिए जरा उन्हीं की जुबानी। ये वो धरती है जिसने फौज में लड़ने का जज्बा दिया है। इस धरती से पैदा हुए लोग इतिहास बनाने का काम करते हैं। हम चाहे उस्मान जी को याद कर लें या पाकिस्तान के छक्के छुड़ाने वाले हमीद को याद कर लें, वीर अब्दुल हमीद। ये धरती वो है, और नेताजी के आह्वान पर, समाजवादियों के आह्वान पर यहां के लोगों ने हमेशा इतिहास बनाने का काम किया है। इस बार तो हालांकि ये गाजीपुर ने पहली बार नहीं, कई बार पहले भी इतिहास बना चुके हैं। लोग बताते हैं कि चरण सिंह जी के जमाने में जब दूसरे दल का पूरा रुतबा होता था तब भी यहां पर लोग चरण सिंह जी के कहने पर एक एक वोट डाल करके समाजवादी आंदोलन या किसानों की लड़ाई लड़ने वाले के पक्ष में ही वोट डालते थे। जब मैं यहां पर सभाओं में आया था, चुनाव की सभाओं में मैं जब यहां आया था, यहां पर लोग सुनना नहीं चाहते थे। वो इंतजार कर रहे थे कि वोट कब डालने का मौका मिलेगा। मंच रहा होगा, मंच से दूरी खत्म कर दी थी यहां के नौजवानों ने, मुझे याद है। और केवल गाजीपुर में नहीं, उस चुनाव में मैंने गाजीपुर से लेकर के आखिरी आपके शामली से लेकर के उन इलाकों में भी देखा था कि अगर कहीं चुनावी सभा समाजवादियों की थी तो बल्ली और जनता का कोई हिसाब किताब नहीं था, कोई रोक नहीं पाया। आज रिजल्ट कुछ भी आ गया हो, किसी की भी सरकार बन गई हो, किसी की भी सरकार बन गई हो, लेकिन जनता की सरकार तो केवल समाजवादी बना सकते हैं, दूसरे लोग नहीं बना सकते। जनता के बीच अगर आज भी कोई याद कर रहा है तो वो समाजवादी लोगों की सरकार याद कर रहे हैं। ये सरकार तो कुछ है ही नहीं। सरकार क्या है ये सरकार, सोचो आप। ये कोई सरकार है? अभी दिल्ली की सरकार ने एक फैसला लिया है, हालांकि 14 तारीख जो फरवरी की होती है बड़ी अलग तारीख है। इसको मैं पीढ़ी की दूरियां मानूं
क्योंकि हमारे बुजुर्ग पूछेंगे मैं क्यों 14 तारीख की बात कर रहा हूं। ये जो 14 तारीख को भारतीय जनता पार्टी ने एक नए तरह का फैसला लिया है। हालांकि दिल्ली वालों ने लिया है, लखनऊ वाले पता नहीं मनाएंगे कि नहीं मनाएंगे। फैसला दिल्ली से हुआ है। पत्रकार साथी, वो जो चिट्ठी निकली वो सही है कि नकली है? जब मैंने उसको पढ़ा पहली बार कि भारतीय जनता पार्टी के लोग 14 फरवरी को कोई हक दिवस मनाना चाहते हैं। अब मुझे नहीं पता ये अंग्रेजी का शब्द है कि हिंदी का शब्द है। अगर ये अंग्रेजी का शब्द है तो इसका मतलब कुछ और है। अगर कोई कंफ्यूज हो जाएगा हिंदी को लेकर के तो इसका पूरा का पूरा गुड़ गोबर हो जाएगा। कैसे लोग हैं बताओ? ये जो मोबाइल चलाने वाले तो समझ रहे होंगे, इन्हें पता नहीं, ये पता नहीं कौन से प्रेम में कहां उलझे हुए हैं बीजेपी के लोग। इन्हें मित्रता भी करनी नहीं आती। इन बीजेपी के लोगों को मित्रता भी करनी नहीं आती। और कभी कभी हम और आप लोग अगर डॉक्टर साहब को दिखाने जाएं और डॉक्टर हमारा आपका ब्लड टेस्ट कर लें या कोई जानकारी करें तो कभी कभी कहते हैं कि आप में इस विटामिन की कमी है। अगर मान लीजिए कोई विटामिन की कमी है तो डॉक्टर साहब आपको उस विटामिन की गोली दे देंगे, दवा दे देंगे, इतने दिन खाइए आप, उसके बाद स्वस्थ हो जाएंगे। और हमारे गांव के लोग जरूर जानते होंगे, अगर हम आंकड़े निकलवाएं पीएससी और सीएससी अस्पताल के, क्योंकि जब मैं गोरखपुर का सरकार में एक सिस्टम लगवाया कि आखिरकार पीएससी और सीएससी में किस लिए लोग आते हैं, तो जब जानकारी मिली तो ये जानकारी मिली कि लोग आखिर अक्सर बहुत छोटी छोटी बीमारी के लेकर के आते हैं और पीएससी सीएससी में पहुंच करके जो गरीब हैं गांव वाले वापस नहीं जाते जब तक उन्हें दवा न मिल जाए। तो हम एक व्यवस्था बनाना चाहते थे, इसलिए वहां कंप्यूटर लगा करके जानकारी हासिल कर रहे थे। तो अगर वहां सबसे ज्यादा लोग आते थे तो लोगों को शिकायत रहती थी कि उन्हें कमजोरी की दवा चाहिए, कमजोर हैं वो लोग, या बुखार है उन्हें, या विटामिन ए की कमी है, बी की कमी है, सी की कमी है। लेकिन मैं देख रहा हूं भारतीय जनता पार्टी को विटामिन ए बहुत मिल रहा है। इन्हें कमी नहीं है, इन पे विटामिन ओवर हो गई है। और इसलिए मैं कह रहा हूं इनका हिसाब किताब देखोगे तो इन्होंने क्या खेल खेला सोचिए आप। एक समय नहीं वो गलत समझ रहे, विटामिन ए मतलब जो उद्योगपति हैं, एक समय पर याद होगा आपको इन्होंने पूरा का पूरा पैसा बंद करा दिया और कहा कि नोटबंदी होने के बाद भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, काला धन वापस आ जाएगा। वो याद कीजिए, वो समाजवादी सरकार थी और उस समय चुनाव में जहां भी हम लोग जाते थे यही बात कहते थे कि रुपया बंद होने से रुपया हमारा काला सफेद नहीं होता है, हमारा आपका लेन देन काला सफेद होता है। याद कीजिए किस समय की बात है। और आज कितने साल हो गए, बैंकों में पैसा भर गया, बैंकों में पैसा भरता चला गया और इन्होंने न जाने कैसी अर्थव्यवस्था बनाई कि कुछ उद्योगपति न जाने कितनी रफ्तार से आगे बढ़ने लगे। और मुझे लगा कि 2024 का जब चुनाव होगा
तो बीजेपी कहेगी कि देखो हमारी अर्थव्यवस्था और अर्थनीति ऐसी है कि भारत का उद्योगपति भी दुनिया में नंबर 1 हो सकता है। मुझे लगा कि हो सकता है वो उद्योगपति दुनिया का नंबर 1 पहुंच जाए, क्योंकि नंबर 2 तक पहुंचने तक कोई उसे ज्यादा समय नहीं लगा। सोचो कहां भारत जो गरीब देश है, हमारे अगर आंकड़े हम देखें तो जहां पानी पीने का इंतजाम नहीं, जहां पर अभी भी पढ़ाई अच्छी नहीं, बच्चों को किताबें नहीं मिल पा रही, पर्याप्त हम लोग खाना पीना नहीं खा पा रहे, भ्रष्टाचार जहां चरम सीमा पर है, बेरोजगारी जहां चरम सीमा पर है, महंगाई का ये आलम है, कोई चीज ऐसी नहीं जो सस्ती बची हो। बिजली महंगी, खाद महंगी, डीएपी महंगी, हर चीज महंगी होती चली जा रही। और उसके बाद बताओ हमारे देश का उद्योगपति नंबर 2 पर, और हमें लगा कि वो नंबर 1 पर पहुंच जाएगा, और जब नंबर 1 पर पहुंच जाएगा तो बीजेपी हो सकती है उसी उद्योगपति के नाम पर हमसे आपसे वोट मांगे और लोकसभा का चुनाव लड़े। तो देखा आपने कि किस तरीके से अखिलेश यादव मोदी और योगी दोनों पर ही हमला बोलते हुए नजर आ रहे हैं, और ये हमला कहीं ना कहीं शिवपाल यादव के पार्टी में आने के बाद लगातार तेज होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि किसी ने इतनी उम्मीद नहीं की थी कि शिवपाल और अखिलेश के बीच जो लगातार दूरियां बढ़ती जा रही हैं वो एक दिन ये दूरियां लगभग खत्म हो जाएंगी, और राष्ट्रीय महासचिव जैसा पद अखिलेश ने शिवपाल यादव को दिया है उसके बाद से कहीं ना कहीं पार्टी एकजुट नजर आ रही है। और यह भी कहा जा रहा है कि निकाय चुनाव से पहले पार्टी एकजुट हो चुकी है, और कहीं ना कहीं जो परिवार के लोग बीते कई महीनों पहले या फिर कई सालों पहले अलग अलग नजर आ रहे थे, नेताजी के जाने के बाद अब शिवपाल यादव एक बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। तो दूसरी तरफ अगर देखा जाए, अखिलेश यादव ने अपने जो दौरे हैं वो शुरू कर दिए हैं, यानी कि गाजीपुर से लेकर तमाम जगह पर अब वो चुनावी रैलियां करते हुए नजर आएंगे, कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। पार्टी कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश से बाहर का भी अब सोचने लगी है, और इसी के चलते नेशनल पार्टी बनने का तमगा हासिल करने के चलते मोदी सरकार पर भी बड़ा हमला बोला जा रहा है। इसी सवाल के साथ छोड़े जा रहे हैं कि जिस तरीके से अखिलेश यादव ने जो आरोप लगाए हैं योगी सरकार पर, खास तौर पर सीएम योगी पर, क्या वो सही है? अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।